जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो हिस्ट्री है, हमारा इतिहास जो आर्ट्स वालों का होता है, इतिहास किताब, उसमें से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2015 में पूछे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, उसका इस वीडियो में हम पूरा एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो 2015 में एग्ज़ाम लिया गया था बिहार बोर्ड से और इंटर में आर्ट से, तो उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 में से सिर्फ 40 ही ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें 40 ही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि 2015 में 40 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, इसलिए इसमें सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव है और बाकी 60 नंबर का उसमें सब्जेक्टिव पूछा गया था 2015 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए इसमें 60 ही 40 ही ऑब्जेक्टिव होने वाली है। तो आप लोगों को इसके लिए कोई घबराना नहीं है, 40 ही ऑब्जेक्टिव रहेगी। ठीक है, और जैसे 16, 17, 18 जैसे ही आगे बढ़ेंगे उस तरह ऑब्जेक्टिव हमारा बढ़ता जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम अगले अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो चलिए बिना देरी के हम अपने ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, यहाँ विशाल स्नानागार यानी कि नहाने वाला जो जैसे धार्मिक अनुष्ठान कार्य होता है या फिर पूजा पाठ वगैरह कार्य होता है या फिर कोई यज्ञ यज्ञ कार्य होता है, तो उसके लिए जो स्नानागार बनाए थे, स्नान वाला करने वाला स्थान, ये अवशेष, इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं हमारे सिंधु सभ्यता में, इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ये क्वेश्चन को लिखते चलेंगे। आप लिखते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप बिल्कुल लिखते चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा, वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन लिख लेंगे तो और ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या है, यानी कि जो पुराण है ये पुराणों की संख्या कितनी है और पुराण क्या होता है। तो पुराण हमारे इतिहास को जानने का साहित्यिक स्रोत होता है। ठीक है, ये पुराण आखिर होता क्या है ये जानते हैं। तो पुराण पुराण जो है वो इतिहास को जानने के लिए ये साहित्यिक स्रोत है। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आप सब जानते हैं, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। फिर आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। यानी कि जो महावीर स्वामी जी थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जो इनसे पहले थे 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर थे, तो उन्होंने कोई सिद्धांत बनाया होगा जैन धर्म का कि ये जैन धर्म का ये सिद्धांत है। तो उसमें न इन्होंने एक और नया सिद्धांत जोड़ा। तो वो नया सिद्धांत क्या जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे भारत का संविधान है, तो संविधान में पिछले दिनों कुछ 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें धीरे धीरे अनुच्छेद बढ़ाया जा सकता है। तो उसी तरह कहा गया है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत को पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जैन धर्म के ब्रह्मचर्य को नया सिद्धांत जोड़ा था। किसने जोड़ा था, तो महावीर ने जोड़ा था। और महावीर कौन है, इनको हम महावीर स्वामी कहते हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य को जो जोड़ा था। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो नया सिद्धांत जोड़ा था उन्होंने ब्रह्मचर्य का नया सिद्धांत जोड़ा था। ठीक है, ब्रह्मचर्य का नया सिद्धांत जोड़ा था। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। यानी कि एक पुस्तक का नाम है प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना किन्होंने की है। तो इसकी रचना अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो इसकी रचना की थी इसके लेखक है हरिसेन। ठीक है,
तो किसकी रचना है? ये प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक का नाम है और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी हरिसेन ने। आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यानी कि जो अर्थशास्त्र है, अभी वाला हम जो 10वीं में अर्थशास्त्र पढ़े थे वो अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र एक अलग पुस्तक का नाम है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? क्या क्वेश्चन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, और कहीं कहीं कौटिल्य का नाम चाणक्य रहता है। आप इसका ध्यान रखे हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ तो कौटिल्य दिया हुआ है लेकिन इसका नाम चाणक्य भी रहता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है हमारे कौटिल्य। आगे देखिए, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? यानी कि जो बौद्ध धर्मों का मीटिंग होता है अलग अलग धर्मों का, तो चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई तो वो सबसे पहले देख ले कहाँ हुई थी? तो ये कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ये कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में। और किसके शासन काल में हुए हैं? हमारे पास पूछा जा रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, ये किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये कश्मीर में हुआ था। अब इस बात को नोट कर ले, लिखते चलिए। तो आप समझ गए होंगे कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आगे देखिए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। यानी कि जो वज्जी है उसको सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? हमारे पास प्रश्न था, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो जो वज्जी जनपद था, देख जैसे आपने पढ़ा है कि कुल जनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 जनपद, 16 महाजनपद है। तो उसी में से एक महाजनपद कौन सा था? तो ये था वज्जी। और वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। ठीक है, आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। आगे देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि जो जनपद होता है 16 महाजनपद, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद कहा जाता है। आगे देखिए, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। यानी कि जो पहले जो पंच चिन्ह वाले सिक्के पाए जाते थे ये किस चीज के बने होते थे? किस चीज के बने हुए थे? क्या सोने के बने होते थे, चांदी के, तांबे के, या फिर अ और ब के? तो ये पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे ये तांबे के बने होते थे। पहले तो तांबा ही चलता था। ठीक है, तो पंच चिन्ह वाले सिक्के तांबे के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? तांबे के बने होते थे। आगे देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि आपके दोस्त की भी तैयारी हो सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? यानी कि जो कालीबंगान थी सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, वो कालीबंगान अभी फिलहाल किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो कालीबंगान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? क्या ये सिंध में स्थित है, पंजाब में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, या फिर बंगाल में स्थित है? तो जो कालीबंगान स्थित है वो अभी राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के गंगानगर जिला में स्थित है। ठीक है, तो कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करवाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करवाया था और उसका जो उन्होंने जब प्रचार करवाया था, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। उन्होंने जब प्रचार किया था तो उनका बौद्ध धर्म, उनके द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हो पाया? तो क्या ये सीरिया था, ब्रिटेन था, श्रीलंका था, या फिर जापान था? तो अशोक ने जिस बौद्ध धर्म का प्रचार किया था
वो ब्रिटेन में प्रचलन नहीं हो पाया, उसका प्रचलन ब्रिटेन में नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस बात को अब नोट कर लेंगे कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो यह ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में। आगे देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, यानी कि जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? क्या मुंडक ने की थी, बिंबिसार ने, उदयभद्र ने, या फिर अजातशत्रु ने? तो जो हमारा पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना हुई थी उदयभद्र के द्वारा। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? उदयभद्र के द्वारा। और उदयभद्र का नाम कभी कभी उदायन भी रह सकता है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। और ये सब जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल सीधे सीधे एग्जाम से टकराने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रश्न क्या था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो यह उदयभद्र के द्वारा की गई थी, और उदयभद्र का नाम उदायन भी है। ठीक है, उदयभद्र का नाम उदायन भी है। आगे देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी भारत में जो मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था, मुगल साम्राज्य, वो मुगल दरबार, उसका अंतिम शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर। कौन था वो? बहादुर शाह जफर था। और आप बताइए कि भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वो कौन था? आप उसको नीचे कमेंट में बताइए। आगे देखिए, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ है? तो जो लोग हिंदी 10वीं कक्षा में सही से पढ़े होंगे उनको बिल्कुल पता होगा तलवंडी में किसका जन्म हुआ था। इसके लिए ऑप्शन है कबीर का, रैदास का, मीरा का, या फिर गुरु नानक का। तो जो तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ये गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। ठीक है, तो तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ये गुरु नानक का जन्म हुआ था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार इसी वीडियो में रिपीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अकबर का संरक्षक कौन था? यानी कि अकबर तो 12 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ जाने ऐसे नहीं होता है ना कि वो कोई 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ जाएगा, फिर उसका कोई संरक्षण होना चाहिए। तो 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की जो उसके अकबर ने शासन किया था, तो उसको पर्दा शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्दा शासन। तो 8 वर्ष तक जिसने संरक्षण दिया था अकबर को, तो उसी को कहा जाता है संरक्षक। तो अकबर का संरक्षण कौन था? 8 साल तक उसका संरक्षण कौन बन के रहा था? तो ये था बैरम खां। बैरम खान ने 8 साल तक अकबर का संरक्षण किया था, और अकबर जब 20 वर्ष का हो गया तो उसने स्वतंत्र यानी कि खुद से ही शासन करना शुरू कर दी थी। तो सीधा सीधा आप याद रखिए कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। आगे देखिए, आइन ए अकबरी किसने लिखा? जो आइन ए अकबरी पुस्तक लिखी गई है ये किस लेखक ने लिखा है? आइन ए अकबरी, इसके लिए है बदायूं ने लिखा, अबुल फजल ने, फैजी ने, या फिर बाबर ने? तो जो हमारे पास है आइन ए अकबरी पुस्तक ये लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, तो आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो ये लिखा है अबुल फजल ने। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे देखिए, आगे है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जो हमारे भारत में तंबाकू आया था पुर्तगाल से, तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये अकबर ने किया था। ठीक है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था, और इसका बेटा जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, इसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया, तंबाकू को बैन कर दिया था अपने साम्राज्य में। तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर ने किया था। आगे देखिए,
औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। जो औरंगजेब था, औरंगजेब इसने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो इसने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। ठीक है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया तो ये दक्षिण भारत में बिताया था। अब आगे देखिए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अलबरूनी था लेखक, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी है अलबरूनी। ये जो अलबरूनी है इसका एक पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। तो तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। और अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी भारत आया था मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक है, किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तो आप याद कीजिए सीधा सीधा, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। आगे देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। यानी कि जो इब्न बतूता था मोरक्को का रहने वाला था, तो इसने अपनी ये यात्रा का विवरण जो लिखा था ये किस भाषा में लिखा था? जैसे अभी कोई चीज़ अब किस भाषा में लिखी जाती है? संस्कृत में लिखी जाती है। उसी तरह उस समय इब्न बतूता जो था वो किस भाषा में लिखा था? अपना यात्रा विवरण। वो यात्री था ना, तो इसने फारसी में लिखा था अपना विवरण। ठीक है, किस भाषा में लिखा था इसने? तो फारसी में लिखा था। आगे देखिए, निम्न में महिला संत थी, यानी कि महिला संत कौन थी? तो क्या वो मीरा महिला संत थी, अंडाल थी, कराइकल थी, या फिर इनमें से सभी थी? तो मीरा, अंडाल, कराइकल इनमें से सभी जो थी ये महिला संत थी। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। जो शेख मोइनुद्दीन थे उनकी उनकी जो चिश्ती है, इसका मतलब उनकी जो कब्र बनाई गई है वो चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये कहाँ कब्र है? तो देखिए, ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का स्थित है तो ये अजमेर में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसका आप सीरियल नंबर मुझे टाइप करेंगे, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा अगली वीडियो में। आगे देखिए, गोपुरम का संबंध है, यानी कि गोपुरम का मतलब क्या होता था? गोपुरम का संबंध किस चीज से होता था? गोपुरम का संबंध है तो गोपुरम का संबंध होता है मंदिर से। ठीक है, गोपुरम का संबंध मंदिर है या मंदिर का भाग होता था गोपुरम। तो आगे देखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो जो हम्पी नगर है, जिसे आज हम हम्पी के नाम पर जाना जाता है, और जो हम्पी का जो फोटो है वो आप 50 रुपये के नोट के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम्पी जो साम्राज्य है वो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो जो हम्पी नगर है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। जो हम्पी, ये हम्पी नहीं था, पहले विजयनगर साम्राज्य था। जब इसे बहमनी साम्राज्य वालों ने बर्बाद कर दिया इसको, तब इसे हम्पी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा याद रखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आगे देखिए, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कार्नवालिस ने 1792 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, तो इसने कहाँ पे लागू किया था? 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था बंगाल में। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में। और किसने लागू किया था? तो ये कार्नवालिस ने लागू किया था। कहाँ लागू हुआ था? ये बंगाल में। और किसने लागू किया था? तो इसे कार्नवालिस ने लागू किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? जो बिहार में 1857 का प्रमुख 1857 में जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था,
तो उस समय हमारे बिहार में प्रमुख नेता कौन थे जो यहाँ नेतृत्व कर रहे थे? तो जो वीर कुंवर सिंह थे वो हमारे बिहार से विरोधी थे, बिहार से विद्रोह कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे 1857 ईस्वी में। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे वीर कुंवर सिंह। आगे देखिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो जो संथाल विद्रोह का नेता है वो आप जानते ही होंगे कि संथाल विद्रोह का नेता कौन है। विकल्प देखते हैं, बिरसा मुंडा, सीधो, कालीराम और इनमें से कोई नहीं। तो जो संथाल विद्रोह का नेता थे ये था सिद्धू कान्हू। कौन है ये? सिद्धू और कान्हू। क्या हमारे ऑप्शन में सिद्धू कान्हू है? देखते हैं, बिरसा मुंडा, सीधो, कालीराम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिद्धू कान्हू का तो ये यहाँ पे नाम ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन बाय एंड ऑप्शन से देखेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कोई नहीं। और इसका आंसर पूछा जाएगा तो आप आंसर लिखिएगा इसका सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू, ठीक है, जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया था उस समय 1855 ईस्वी में। आगे है, आगे ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? हमारा जो बिहार है वो बिहार में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और यह कब शुरू हुआ था आप ही बताइए? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ये 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ये क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो नील की खेती इस पर 3 कठिया प्रणाली लगाया था, इसलिए। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ये 1917 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए, दामीन इकोह क्या था? दामीन इकोह जो होता था उस समय क्या था? क्या यह भूभाग था, या जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, यह तलवार थी, उपाधि थी, या फिर घोड़ा था? तो जो दामीन इकोह था वो उस समय एक भूभाग था, जमीन के टुकड़े को कहा जाता है दामीन इकोह, ठीक है। दामीन इकोह क्या था? तो ये एक जमीन का टुकड़े का भाग था। आगे देखिए, कार्नवालिस कोड बना, यानी कि जो कार्नवालिस का कोड था, जो अस्थाई बंदोबस्त है, उसी को कहा जाता है कार्नवालिस कोड। अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, इसी को कहा जाता है कार्नवालिस कोड, अस्थाई बंदोबस्त, इसी को कहा जाता है कार्नवालिस कोड। और यह कब लागू हुआ था? तो ये 1793 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। तो अब याद रखिए कि कार्नवालिस कोड कब बना? तो ये बना 1793 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। संथाल विद्रोह कब हुआ? यानी कि जो संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कान्हू, तो इसने संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब किया था? तो इसके लिए ऑप्शन है 1855, 1851, 1841 या फिर 1832 ईस्वी। तो जो संथाल विद्रोह हुआ था वो हुआ था हमारा 1855 ईस्वी में, ठीक है। 1855 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। आगे है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, यानी जो हमारे देश की राजधानी थी वो तो पहले कलकत्ता थी। तो ये कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो ये स्थानांतरित हुई थी 1911 ईस्वी में। तो ये स्थानांतरित कब हुई, मतलब कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफर हुआ? तो ये 1911 ईस्वी में हुआ था। तो बिल्कुल सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? यानी कि जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है उसका निर्माण कब हुआ था? और ये किस शैली का बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया? जो गेटवे ऑफ इंडिया है हमारा मुंबई में, और क्वेश्चन आपको इस तरह भी रह सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था
वो दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इसको जो एग्ज़ाम वगैरह में आता है उसमें सीधा दिसंबर 1911 नहीं लिखकर 1912 ईस्वी दिया जाता है। तो अगर आपके पास अगर ऑप्शन में रहे 1911 ईस्वी तो आप 1911 ईस्वी लगाए, लेकिन चूंकि हमारे पास 1911 ईस्वी है ही नहीं तो हम यहाँ पे 1912 ईस्वी लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। आगे देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। तो पुर्तगाल के लोग थे वो सबसे पहले हमारे भारत में, देखिए हमारा जो भारत था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था, लेकिन अंग्रेज के साथ साथ पुर्तगाल वाले और भी एक आध दो यूरोपीय देश आए थे। तो उनमें से जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने गोवा पर अधिकार किया। तो ये कब किया था, तो ये पूछा जा रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1515 में, 1512 में, 1510 में और 1509 ईस्वी में। तो जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। तो हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो ये 1510 ईस्वी में किया था। आगे देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी जो कलकत्ता में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी। देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जैसे अभी अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट होता है, राज्य का हाई कोर्ट, लेकिन जब हमें राज्य से ऊपर भी जब राष्ट्रीय मामला आ जाए तो उसको लिए हम किस कोर्ट में जाते हैं, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सबसे ऊंचे न्यायालय में जाते हैं। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी। अभी तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा दिल्ली में है, लेकिन जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय था इसकी स्थापना कब की गई थी, तो जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी 1773 ईस्वी में। ठीक है साथियों, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1773 ईस्वी में की गई थी। अगला हमारे पास प्रश्न है, आगे देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। यानी कि हमारे भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो आप ये जानते हैं कि हमारे भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। तो आप देखिए 1853 ईस्वी कहाँ है, तो बिल्कुल बी में हमारा 1853 ईस्वी दिया हुआ है। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 1853 ईस्वी में। और ये 1853 ईस्वी में सबसे पहले किसके बीच चली थी, सबसे पहले मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। और ये सबसे पहले 34 किलोमीटर का इसने सफर तय किया था मुंबई और ठाणे के बीच की। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यानी कि हमारे भारत में जो भारत की जो पार्टी बनी थी अंग्रेजों के समय बनाई गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना कब की गई थी, अंग्रेजों के समय में ही। इसके लिए ऑप्शन है 1887 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1875 ईस्वी या फिर 1857 ईस्वी में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1850 ईस्वी में। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था हमारे भारत का, तो वो अंतिम और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों एक ही थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो भी राजगोपालाचारी जी थे, और ये जो उस पहले गवर्नर जनरल थे वो भी राजगोपालाचारी ही थे। क्योंकि राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल बनने के बाद हमारे भारत से गवर्नर जनरल का पद ही खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ गवर्नर जनरल का कोई किस्सा ही नहीं है। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई पद आपने ये 1 साल के लिए रखा, तो 1 साल के लिए कोई एक ही व्यक्ति बैठेगा।
तो आप उसके संदर्भ में कह सकते हैं ना कि उस पद पर पहला व्यक्ति कौन था और आखिरी व्यक्ति कौन था, तो एक ही व्यक्ति था। तो उसी तरह हमारे भारत में भी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी श्री राजगोपालाचारी था। और आपके समक्ष रह सकता है क्वेश्चन इस प्रकार की, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी आप श्री राजगोपालाचारी ही लगाएंगे। आगे है हमारे पास संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो हमारे संविधान सभा था, संविधान बनाने वाली जो सभा थी, उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान को किस तरह रूप दिया जाएगा, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इस समिति के अध्यक्ष थे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये BR अम्बेडकर जी थे, बाबा भीमराव अंबेडकर। अब देखिए हमारे पास अंतिम क्वेश्चन बच रहा है, अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता के निहित है कि संप्रभुता किस में निहित है। देखिए संप्रभुता का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। तो देखिए जो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो वो संप्रभुता निहित है न्यायपालिका में। जो हमारे भारत की न्यायपालिका है, जैसे न्यायपालिका में क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये सब जो है इसमें क्या संप्रभुता निहित है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, इसमें इसमें संप्रभुता है। तो बिल्कुल आज का ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव जो 2015 में पूछे गए थे, ये बिल्कुल आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों में से अगर कोई ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया हो तो आप उस ऑब्जेक्टिव का आप मुझे सीरियल नंबर टाइप कर देंगे, मैं उसको अगले वीडियो में या फिर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर ही उसको हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी क्लास आप लोगों को वीडियो के रूप में मिल रहा है, तो ये आपको 1 तारीख से 1 जनवरी से, 1 जनवरी को तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 या 3 जनवरी से, क्योंकि 1 तारीख को सब अपना न्यू ईयर मनाएंगे ना, हम भी मनाएंगे, तो न्यू ईयर मनाया जाएगा सभी लोगों के द्वारा। तो 1 जनवरी से नहीं हो पाएगा, फिर 2 या 3 जनवरी से आप लोगों का यहाँ लाइव क्लास चलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और होम साइंस। ये पांचों आर्ट के पेपर के आप लोगों का चलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह की और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त की भी तैयारी हो सके। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।